नमस्कार। आज हम एम.कॉम फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर जनरल इंश्योरेंस के 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक अग्नि बीमा में जोखिम और दूसरा टॉपिक अग्नि बीमा के कार्य हैं। तो आइए हम सबसे पहले अग्नि बीमा में जोखिम विषय पर अध्ययन करते हैं। यह यूनिट 4 के अंतर्गत फायर इंश्योरेंस में भौतिक एवं नैतिक जोखिम और अग्नि बीमा के कार्य आते हैं। इसके अंतर्गत अग्नि बीमा में जोखिम 2 प्रकार की होती है। पहला भौतिक जोखिम और दूसरा नैतिक जोखिम। आइए देखते हैं भौतिक जोखिम क्या होता है। तो भौतिक जोखिम यह बीमा के विषय वस्तु के आंतरिक जोखिम को बताती है। मतलब यह है कि भौतिक जोखिम अग्नि बीमा के आंतरिक जोखिम को बताती है। इसके अंतर्गत पहला संपत्ति की स्थिति, दूसरा संपत्ति की बनावट, तीसरा संपत्ति का प्रयोग, चौथा कृत्रिम प्रकाश, पांचवा संपत्ति का स्वरूप और छठवा अग्नि बुझाने की सुविधा इत्यादि आते हैं। तो आइए देखते हैं यह सब क्या होता है। तो पहले हम भौतिक जोखिम के बारे में जान लेते हैं। भौतिक कारण क्या होते हैं, भौतिक जोखिम के कारण क्या होते हैं। भौतिक संकट से आशय या भौतिक जोखिम से आशय आग लगने के उन कारणों से होता है जो बीमा की विषय वस्तु से संबंधित होती है। विषय वस्तु मतलब बीमा के आंतरिक जोखिम को, आंतरिक विषय वस्तु को बताती है। कहने का तात्पर्य यह होता है कि भौतिक संकट के अंतर्गत बीमा की विषय वस्तु में आग का लगना या आग के कारण हुई क्षति की मात्रा बीमित विषय का निर्माण, स्थिति, उपयोग आदि पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत पहले संपत्ति की स्थिति। संपत्ति की स्थिति इसका मतलब यह है कि संपत्ति कहाँ स्थित है। यह संपत्ति की स्थिति के अंतर्गत आता है। संपत्ति की स्थिति, संपत्ति ऐसे किस जगह पर स्थित है, ऐसे कौन सी जगह पर स्थित है जहाँ आग लगने की संभावना कम से कम हो तो जोखिम कम हो जाता है। लेकिन अगर संपत्ति ऐसी जगह स्थित है जहाँ पेट्रोल पंप हो, बारूद का कारखाना हो या ऐसी जगह बना हो जहाँ पानी का अभाव हो, आग लगने की अवस्था में पानी आसानी से उपलब्ध ना हो, तो अग्नि का जोखिम या अग्नि से होने वाली नुकसान को वह बढ़ा देता है। दूसरा है संपत्ति की बनावट। संपत्ति की बनावट मतलब यह है कि संपत्ति किस वस्तु से बनी हुई है। अगर संपत्ति लकड़ी या कागज़, पुट्ठे या ऐसे ज्वलनशील पदार्थों से बनी हुई है जो आसानी से आग पकड़ ले और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना हो, तो यह भी भौतिक जोखिम के अंतर्गत आता है। संपत्ति की बनावट, अगर वह संपत्ति या वह मकान या कोई भी ऐसी संपत्ति जो लकड़ी से बनी हो या
फूस, खपरेल, बांस, लकड़ी आदि से बने हो तो यह भौतिक जोखिम अधिक हो सकता है अपेक्षाकृत ईंट या सीमेंट आदि से बने मकान की अपेक्षा। तीसरा है संपत्ति का प्रयोग। संपत्ति का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संपत्ति का प्रयोग पेट्रोल पंप या ऐसे ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय के केंद्र के रूप में किया जा रहा है तो भी संपत्ति पे आग लगने पर अधिक से अधिक नुकसान होने की गुंजाइश होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के भवन में या किसी व्यक्ति के पास पेट्रोल पंप का लाइसेंस है तो आग लगने की अवस्था में उसके नुकसान की संभावना भी सबसे ज़्यादा होगी। यही संपत्ति का प्रयोग है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं इसके चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश का मतलब यह है कि एक संपत्ति का मालिक अपने भवन में प्रकाश के लिए कौन सी व्यवस्था या किस प्रकार की व्यवस्था करके रखता है। सामान्यतः कृत्रिम प्रकाश से ही आजकल संपत्ति या भवनों में रोशनी की जाती है। इसके लिए बिजली के तार भवन के चारों ओर फैलाए जाते हैं। बड़े बड़े हैलोजन और बड़े बड़े बल्बों के द्वारा कृत्रिम प्रकाश किया जाता है। इस अवस्था में शॉर्ट सर्किट होने पर आग लगने की भी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो हम कृत्रिम प्रकाश को इस प्रकार से समझ सकते हैं। पांचवा है संपत्ति का स्वरूप। संपत्ति का स्वरूप, इसका तात्पर्य यह है कि संपत्ति का किस प्रकार से हम उसके रूप में या स्वरूप में हम उसका उपयोग करते हैं। अगर किसी प्रयोगशाला में बहुत से केमिकल रखे गए हैं तो भी वहाँ आग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। यह ठीक हम उसी प्रकार समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रयोग पेट्रोल पंप के रूप में कर रहा हो या अपने गोदाम में ऐसी वस्तुओं का वह संग्रह करके रखा है जो अधिक ज्वलनशील है। इसके बाद आता है छठा पॉइंट, आग बुझाने की सुविधा। यह भी भौतिक जोखिम के अंतर्गत आता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि संपत्ति के आसपास आग बुझाने के लिए क्या क्या सुविधा जुटाई गई है। क्या संपत्ति के आसपास पानी की उपलब्धता है, क्या वहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। अगर नहीं लगाया गया है तो यह भी भौतिक जोखिम के अंतर्गत आता है। अगर आग बुझाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है संपत्ति में तो आग लगने की अवस्था में वहाँ पर भौतिक जोखिम ज़्यादा होगा। अब हम इसके बाद आते हैं इसके दूसरे पार्ट में जो है नैतिक जोखिम। नैतिक जोखिम क्या होता है? नैतिक जोखिम को आचरिक जोखिम या आचरिक संकट भी कहा जाता है। मतलब जो हमारे या संपत्ति के मालिक के या बीमा धारक के आचरण से उत्पन्न हो उन संकटों को नैतिक संकट कहते हैं। जो बीमादार या बीमा धारक की लापरवाही, चरित्रहीनता, बेईमानी आदि कारणों से उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः अग्नि बीमा में भौतिक संकट की अपेक्षा बीमा धारक या अन्य व्यक्ति उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों के आचरण से अधिक होता है। नैतिक संकट संपत्ति स्वामी के व्यक्तिगत एवं नैतिक आचरण पर भी आधारित होता है। नैतिक संकट भौतिक संकट से अधिक खतरनाक होता है क्योंकि इन्हें न तो किसी प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है और न ही इनका सही अनुमान लगाया जा सकता है। अग्नि बीमा में नैतिक या आचरिक संकट के कारण ही दो समान संपत्तियों में अलग अलग मात्रा में जोखिम होने के कारण
प्रीमियम की दर भिन्न भिन्न भी हो सकती है। तो आइए इसके कुछ मेन पॉइंट पे हम ध्यान दें। पहला है, अग्नि बीमा में नैतिक जोखिम की संभावना अधिक होती है। इसका तात्पर्य स्वेच्छा से या अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई जोखिम से है। बीमा धारक जानबूझकर ऐसी जोखिम उत्पन्न करता है और इसके पीछे एक सामान्य उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य होता है लाभ कमाने का। आइए नैतिक जोखिम के और भी कुछ प्रमुख बातें हैं, इस पर ध्यान देते हैं। नैतिक जोखिम, पहला, बीमा धारक की इच्छा से। बीमा धारक की इच्छा से मतलब बीमा धारक जानबूझकर अपनी संपत्ति में आग लगाता है और वह बीमा कंपनी से पैसे प्राप्त करने की कोशिश करता है या बीमा कंपनी को वह धोखा देने की कोशिश करता है। दूसरा है शत्रुता या ईर्ष्यावश। शत्रुता या ईर्ष्यावश, इसके अंतर्गत अन्य व्यक्ति जो बीमा धारक का प्रतियोगी है व्यवसाय में, वह शत्रुता या जलनवश या ईर्ष्यावश उसकी संपत्ति में आग लगा देता है। यह भी नैतिक जोखिम के अंतर्गत ही आएगा। तीसरा है लापरवाही। यदि बीमा धारक बीमित संपत्ति के संबंध में लापरवाही रखता है कि उसका तो बीमा ही कराया गया है, नुकसान होने पर उसे क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी कर ही देगी, तो यह उसकी लापरवाही है। इसके अंतर्गत जैसे खराब नियंत्रण, खराब प्रबंधकीय नियंत्रण, जोखिमपूर्ण सामान के निर्माण में असावधानी आदि लापरवाही आते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है धोखा या कपट। सामान्य सी चीज़ है, बीमा धारक बीमा कंपनी को धोखा या कपट या झूठ बोलकर या मिथ्या वर्णन करके बीमा की राशि प्राप्त करना चाहता है। यह भी नैतिक जोखिम के अंतर्गत आता है। छठा पॉइंट है आर्थिक परिस्थितियाँ। आर्थिक परिस्थितियाँ, बीमा धारक की जब आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाती है तो वह भी अपने आचरण को खराब कर लेता है और अपनी संपत्ति में आग लगाकर या आग से नुकसान पहुंचाकर वह ज़्यादा से ज़्यादा क्षति की राशि बीमा कंपनी से प्राप्त करना चाहता है। तो हमने नैतिक जोखिम के भी प्रमुख बातों को देख लिया है। अब आइए हम देखते हैं अग्नि बीमा के कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आता है व्यक्तिगत क्षति की पूर्ति। अग्नि बीमा से समाज की हुई क्षति या हानि एकदम से दूर तो नहीं हो पाती है, लेकिन जिन व्यक्तियों को अग्नि से क्षति पहुंची है उन व्यक्तियों को समाज के अन्य व्यक्ति भुगतान कर देते हैं। ये कैसे किया जाता है? सामान्य सी बात है कि अग्नि बीमा एक ही व्यवसायी नहीं लेता है, बहुत से व्यवसायी लेते हैं और कुछ व्यवसायियों के यहाँ ही अग्नि से क्षति वाली घटना होती है। इस क्षति को अन्य व्यक्तियों के द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि से जिस व्यक्ति को अग्नि से क्षति हुई है या जिस व्यवसायी को अग्नि से क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर दी जाती है, उसकी व्यक्तिगत क्षति की पूर्ति कर दी जाती है। दूसरा पॉइंट है कुछ व्यक्तियों की क्षति को अधिकांश व्यक्तियों में बांटना। यह भी पहले वाले पॉइंट का ही व्यापक रूप है। कुछ व्यक्तियों की क्षति को अधिकांश व्यक्तियों में बांटना। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि क्षति सभी को नहीं होती है। अग्नि बीमा बहुत सभी व्यवसायी लगभग करा के रखते हैं और सभी व्यक्तियों को अग्नि से हानि नहीं होती। कुछ के व्यवसाय में ही अग्नि से होने वाले नुकसान होते हैं और प्रीमियम तो सभी व्यवसायी भुगतान करते हैं। जैसे ही वो अग्नि बीमा लेते हैं तो वो अग्नि बीमा की राशि को भुगतान करते हैं और कुछ व्यक्तियों को जब उससे नुकसान होता है अग्नि से तो सभी के प्रीमियम को मिलाकर कंपनी एक फंड बनाकर रखती है और वह उन अग्नि से नुकसान हुए व्यवसायियों की क्षति को भुगतान कर देते हैं। तीसरा, अग्नि बीमा में शामिल होने वाली वस्तुओं
की जांच पड़ताल। सामान्य सी बात है कि जब कोई व्यवसायी अग्नि बीमा लेता है तो बीमा कंपनी अपने एक निरीक्षक को या सर्वेयर को भेजकर वस्तु की पूर्णता जांच कराता है, संपत्ति की पूर्णता जांच कराता है और उसकी एक कीमत तय करता है कि वहाँ कितने की कीमत के माल या उस संपत्ति का मूल्य कितना है, और साथ ही इसके उस अग्नि बीमा के प्रीमियम की राशि तय की जाती है। यहाँ पर बीमा कंपनी यह देखती है कि माल के स्वामी के द्वारा क्या अग्नि लगने पर अग्नि बुझाने के संबंध में कुछ यंत्र भी लगाए गए हैं। अगर कुछ यंत्र लगाए गए हैं या अग्नि लगने की अवस्था में अग्नि को बुझाने की कुछ व्यवस्था संपत्ति के मालिक के द्वारा की गई है, तो बीमा कंपनी संपत्ति के स्वामी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रीमियम की राशि कम कर सकती है। चौथा पॉइंट है इसमें बीमाकर्ता द्वारा हानि को रोकने के प्रयास। इसके अंतर्गत बीमाकर्ता केवल क्षति की पूर्ति ही नहीं करता बल्कि क्षति को पहुंचाने का प्रयास भी करता है। मतलब बीमा कंपनी क्षति को रोकने की पूर्ति नहीं करता बल्कि क्षति को पहुंचाने का प्रयास भी करता है। यह प्रयास कुछ संघों या संस्थाओं के द्वारा की स्थापना करके किया जाता है। ये संस्थाएं या संघ आग बुझाने का कार्य भी करते हैं। जैसे संस्थाएं वो कौन सी हो सकती हैं? एक बहुत सामान्य से उदाहरण है एक फायर ब्रिगेड। हम सभी जानते हैं फायर ब्रिगेड का काम कहीं पर भी अग्नि लगने पर उसे नियंत्रित करना है और कम से कम नुकसान हो इसकी कोशिश वो करते हैं। तो यह संस्थाएं बीमा कंपनियों को यह भी राय देती है या यह भी सलाह देती है कि ऐसे कौन कौन से उपाय किए जाए जिससे अग्नि लगने की संभावना कम हो जाए या अग्नि लगने पर होने वाली क्षति को बचाया जा सके। तो आज हमने अग्नि बीमा के जोखिम और अग्नि बीमा के कार्य के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की। धन्यवाद। समाप्त।